अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप के सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ उम्रा मुबारक थीम का ये केक, जो कि हम बटर क्रीम के अंदर तैयार करेंगे। और ब्लैक कलर बटर क्रीम में किस तरह से आपने तैयार करना है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। बहुत डिटेल के साथ ये रेसिपी है। 3 पाउंड्स का था ये बटर क्रीम केक, और साथ में 9 ये वनीला कपकेक्स थे, जो कि स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ मैंने फिल किए थे। और इनको मैंने डिज़ाइन किया था बटर क्रीम के साथ। तो 3 पाउंड्स बटर क्रीम केक और साथ में 9 बटर क्रीम कपकेक्स विद स्ट्रॉबेरी सॉस। कंप्लीट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 पाउंड्स का बटर क्रीम केक बनाने के लिए हम वनीला स्पंज तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के अंडे लिए थे। अब इसके अंदर डाल देंगे 90 ग्राम पिसी हुई चीनी। अच्छा, नॉर्मल चीनी है जिसे मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, वो मैंने ऐड की है। और इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अब क्या करना है, बस आपने बीटर को चलाना है। पहले आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, वरना क्या होगा, चीनी उड़ेगी। और इसे आपने मीडियम स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब अच्छी तरह से अंडे जो हैं बीट हो जाएं, तो अब आपने इसे फुल स्पीड पे बीट करते जाना है, यहाँ तक कि ये कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएं। तो आपने अंडों को कम से कम सब्र के साथ 4 से 5 मिनट तक ज़रूर बीट करना है, फुल स्पीड पे बीटर को चलाते हुए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, छोटी-छोटी जो टिप्स हैं ना, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी रेसिपी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। आप कोशिश करें अंडों को जब भी बीट करें तो डीप वाला बॉल यूज़ करें। अगर आपका बॉल डीप नहीं है, जैसे देखिए मेरा बॉल थोड़ा डीप नहीं था, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा-सा इसको टिल्ट किया है। टेढ़ा करके बॉल को आप इसके अंदर जब इस तरह से ब्लेड चलाएँगे ना, तो पूरे के पूरे ब्लेड जब इस अंडों के अंदर घूमेंगे ना, तो ये बड़े अच्छे से बीट हो जाएँगे और बहुत जल्दी बीट हो जाएँगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने अंडों को बीट कर लेना है कि कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, इतना गाढ़ा और क्रीमी हो जाना चाहिए अंडों वाले इस मिक्सचर को, कि इस तरह से बीटर के साथ उठा के आप इसे लाइनें बनाएँ, तो ये लाइनें 1 से 2 सेकंड के लिए स्टे करें सरफेस पे। तो जब इतने क्रीमी और थिक आपके अंडे हो जाएँ, तो उस कंडीशन के आने तक आपने इसको बीट करना है। क्योंकि हर बीटर की स्पीड अलग-अलग होती है, हर एक के पास अलग-अलग तरह का बीटर होता है, तो इसलिए आपने टाइमिंग पे नहीं जाना। बस जब इस तरह से लाइनें आपके ऊपर स्टे करने लगें और बिल्कुल थिक सा, क्रीमी सा बैटर आपका हो जाए अंडों वाला, तो आपने बीटर को रोक देना है। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया था 60 ग्राम। नॉर्मल कुकिंग ऑयल है जो आप घर में खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 60 ग्राम ऑयल को आपने थोड़ा-थोड़ा करके डिफरेंट जगहों पे डालना है, और बिल्कुल लो स्पीड पे आपने बीटर को चलाते हुए इस ऑयल को मुख्तलिफ जगहों पे डालते हुए बीटर लो स्पीड पे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। एक ही जगह पे सारा धड़म करके आपने ऑयल नहीं डाल देना, वरना अंडों वाला ये सारा फ़ोम बैठ जाएगा, केक आपका सॉफ्ट और स्पंजी हरगिज़ नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत मॉइस्ट, सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हो, तो आपने ये छोटी-छोटी टिप्स ज़रूर फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा-थोड़ा ऑयल डिफरेंट जगहों पे डालते हुए लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए 2 से 3 सेकंड के अंदर मैंने सारे ऑयल को मिक्स कर लिया था। बस ऑयल डालने के बाद आपने ज़्यादा बीटर नहीं चलाना। अब इन बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसे एक साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक अदद छलनी लेंगे, उसे रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर डाल देंगे मैदा, जो कि मैंने लिया है 120 ग्राम। तो 120 ग्राम आपने मैदा डाल देना है, साथ में आपने बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है 1 टीस्पून। तो ये देखिए, इस तरह से 1 टीस्पून लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर का मैदे के ऊपर ही डाल देना है। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 वेजिज़ के अंदर छानते हुए आपने मैदे को इस तरह से डालना है, और कट एंड फोल्ड मेथड के साथ आपने इसको फोल्ड करना है। सारा मैदा आपने एक ही दफ़ा नहीं ऐड कर देना। अगर आप सारा मैदा एक ही दफ़ा ऐड करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि सारा मैदा ऐड करने से जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी। फिर उन गुठलियों को ख़त्म करने के लिए आप लोग इसकी ओवर मिक्सिंग करेंगे। मतलब ये कि आप इसे ज़्यादा मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपका स्पंज बैठ जाएगा, ये सारा फ़ोम ख़त्म हो जाएगा। केक सॉफ्ट एंड स्पंजी कभी नहीं बनेगा, बल्कि रबड़ की तरह का बैठा हुआ स्पंज आपका बन के तैयार होगा। तो इन छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, इनसे आपने बचना है। आपने इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा मैदा और जो बेकिंग पाउडर है, इसको इस तरह से छानते हुए 2 से 3 वेजिज़ में डालना है, और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसको फोल्ड करना है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। बस जैसे ही आपको लगे कि देखिए मैदा नज़र आना बंद हो गया है, आपने फ़ौरन से स्पैचुला से हाथ को रोक देना है और अगला बैच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 बैचेज़ के अंदर इस मैदे को ऐड किया है, और ये देखिए, अब मैं इसे कर रही हूँ कट एंड फोल्ड मेथड के साथ फोल्ड। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ देखिए, एक ही डायरेक्शन पे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, और इस तरह से देखिए दरमियान से मैंने एक लगाया है कट, और इस तरह से इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मैदे की फोल्डिंग करना। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैं मैदे की फोल्डिंग कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे मैदा बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया है, तो बस मैंने अपने हाथ रोक दिया है। अब आपने मज़ीद मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आप इसे मज़ीद मिक्स और फोल्ड करेंगे ना, तो फिर वो ओवर मिक्सिंग कहलाएगी, जो कि आपके केक के लिए ठीक नहीं है।
तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच का ये मोल्ड था जिसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ था। इसके अंदर मैं सारा बैटर डाल दूँगी। तो ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, ऊपर और नीचे वाले दोनों रॉड्स ऑन करके। तो ओवन मेरा बहुत अच्छे तरीके से 10 मिनट तक प्री हीट हो चुका था। अब इस प्री हीट किए हुए ओवन में मिडल रैक पे रख के मैं इसको बेक करूँगी। तो 180 डिग्री पे सिर्फ नीचे वाले रॉड ऑन करके आपने बेकिंग करनी है, फ़ैन को आपने ऑन कर लेना है और यहाँ पे लगेंगे टाइम तकरीबन 30 से 35 मिनट और ये केक बेहतरीन आपका बेक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साथ में मैंने ये वनीला कप केक्स भी तैयार करने थे, तो इनका भी मैंने बैटर तैयार करके इनको कप केक ट्रे के अंदर लाइनर सेट करके तो डाल दिया था और इनको भी मैंने बेक कर लिया था। वनीला कप केक की रेसिपी मैंने मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वहाँ से इस रेसिपी को वॉच कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके कप केक्स जो हैं वो भी बेक हो गए थे और केक भी हमारा बेहतरीन बेक हो गया था। तो चलिए जी, अब हम बनाएँगे बटर क्रीम बहुत आसान तरीके से। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कप्स और ग्राम्स दोनों तरीकों से मैं इसको बनाना सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप ली थी चीनी, जो कि नॉर्मल हम किचन में यूज़ करते हैं। इसे डाल देंगे एक सॉस पैन के अंदर, लेकिन कप आपने इस तरह से भर के लेना है। ये देखिए ये ऊपर तक भरा हुआ कप है और 110 ग्राम है ये ग्राम के हिसाब से। अगर मैं इसे लेवल करती हूँ ना तो ये देखें तकरीबन आधा टेबल स्पून चीनी जो है ना वो ज़्यादा है आधे कप से। तो परफेक्ट बेकिंग के लिए परफेक्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एक अदद किचन स्केल ज़रूर ख़रीद लें, वरना कप्स के साथ जो रेसिपी है ना वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हो जाती है। लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं है तो वो इसे फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इनको पहले ग्राम्स में मेजर किया है, उसके बाद कप्स में डाला है, फिर आपको बता रही हूँ। तो आपने इस तरह के ये ब्लैक वाले कप्स इस्तेमाल करने हैं अगर इस रेसिपी को कप्स के हिसाब से फ़ॉलो करना है तो। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 15 ग्राम, जो कि 1/8 वाला जो कप है ना, ये देखें बिल्कुल लेवल करके मैंने लिया है। तो ये 15 ग्राम के इक्वल था। डाल देंगे इसके अंदर और साथ ही इसमें रूम टेम्परेचर वाला नॉर्मल दूध है और ये मैंने लिया है 110 ग्राम। अगर कप्स के हिसाब से देखें तो आधा कप प्लस हाफ टेबल स्पून ये दूध आपने डाल देना है। अच्छा, ये वाले कप्स आपने इस्तेमाल करने में बार बार बता रही हूँ कि ये ब्लैक वाले जो कप्स का सेट है इसके हिसाब से आपने मेजरमेंट लेनी है। अगर आपके पास किसी और किस्म के कप हैं तो उनके साथ फिर आपकी रेसिपी जो है ना वो ऊपर नीचे होगी। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, आप इन सारे झंझटों से बचने के लिए ना ये कप्स मेजरमेंट जो है ना इसे आप बाय बाय करें और आप लोग एक किचन स्केल ज़रूर परचेज़ कर लें ताकि आप लोगों की जो बेकिंग है ना वो परफेक्ट हो सके। ये रेसिपी जो है मैंने सारी की सारी ग्राम्स में फ़ॉलो की है, लेकिन उन ग्राम्स में चीज़ों को डाल के ना उसके बाद मैंने कप्स में डाला है आप लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि इस बटर क्रीम की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और मुझे ये भी साथ स्पेशली कहा गया था कि आपने कप्स के हिसाब से बनाना सिखानी है। तो मैंने क्या किया, फिर ग्राम्स में इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट की, उसके बाद कप्स में डाल के आप लोगों को आपकी आसानी के लिए दिखा दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देने की कोशिश की है, लेकिन कप्स आपने ये ब्लैक वाले यूज़ करने हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था, कोई भी गुठली या लम्प वगैरह इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब इसको रख देंगे चूल्हे पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाना स्टार्ट करना है। अब कितना पकाना है आपने इसे, इतना पकाना है कि इसके अंदर से चीनी के जितने भी दाने हैं ना ये घुल के बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो जाएँ और चम्मच आपने चलाना नहीं छोड़ना, चम्मच मुसलसल चलाते जाना है और फ्लेम जो है वो लो मीडियम रखना है। बहुत तेज़ फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे पका लिया था। इसके अंदर से चीनी की जितने भी दाने थे सारे ख़त्म हो गए हैं। मुकम्मल तौर पे चीनी मेल्ट हो चुकी है और ये काफ़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी में आ गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कपड़ों को माया लगाते हैं ना, तो कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में इस वक्त आ चुका है मटेरियल जो है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये चम्मच पे देखें कोट हो रहा है। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने। अब इसे फ़ौरन से आपने चूल्हे से हटा लेना है और एक छलनी आपने इस तरह से एक बाउल के ऊपर रखनी है और उसके ऊपर इस सारे मटेरियल को डाल के स्पैचुला को इस तरह हल्का-हल्का प्रेस करके आपने इसको एक बार छान लेना है, ताकि हमारी जो बटर क्रीम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर बन के तैयार हो, उसमें कोई भी लम्प वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने इस तरह से स्पैचुला के साथ दबा के छान लिया था और नीचे से भी आपने छलनी के साथ से अच्छी तरह से ये सारे मटीरियल को इस तरह से उतार लेना है। और ये देखिए, अब क्या करेंगे जनाब, इसके ऊपर आपने क्लिंग रैप लगा देना है ताकि इसके ऊपर ना वो पिपड़ी सी ना जम जाए, ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो इस तरीके से क्लिंग रैप लगा के आपने इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी उसके बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह से। तो चलें जी, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया था और बाद में इसे फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने नूरपुर का अनसॉल्टेड बटर लिया है जो कि 200 ग्राम बटर है। अच्छा, 200 ग्राम की पैकिंग थी, इसमें से मुझे 160 ग्राम चाहिए था। तो जिनके पास तो वेट स्केल है वो आराम से इसमें से 160 ग्राम निकाल लेंगे। जिनके पास वेट स्केल नहीं है तो ये देखिए इतना बटर जो है ना ये बच गया था।
बाकी सारा बटर काट के मैंने डाल दिया था एक बाउल के अंदर। बाउल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और यहाँ पे 1 घंटे बाद मैंने इसको भी फ्रिज से निकाल लिया था मटीरियल को। तो ये देखिए, अब यहाँ पे इसका ये क्लिंग रैप उतार देंगे और स्पैचुला के साथ आपने अच्छी तरह से ये सारा जो मैदे वाला मटीरियल है ना, इसको इस तरीके से उतार लेना है प्लास्टिक के साथ से भी, क्योंकि हमने पूरी मेजरमेंट के साथ काम करना है, तो इसलिए कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं होने देनी। तो ये देखिए ईज़िली ये उतर जाएगा। तो ये बिल्कुल ठंडा ठार इस वक़्त मटीरियल है। 1 घंटा मैंने इसे फ्रिज में रखा था रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद। तो चलें जी, अब जो बटर मैंने काट के डाला था बोल के अंदर, इसको हमने बीट करना है। अच्छा, बटर आपका बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि मैंने इसे बटर क्रीम बनाने से पहले तकरीबन कोई 20 मिनट पहले निकाल के बाहर रख दिया था, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था। इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। नॉर्मल सी इसकी कंडीशन थी। अब यहाँ पे इस बटर को हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बीटर फुल स्पीड पे चलाते हुए आपने बटर को बीट करना है। पहले तो ये इस तरह बुरबुरा सा आपको नज़र आएगा, उसके बाद जैसे-जैसे ये बीट होता जाएगा, तो ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी और क्रीमी सी शक्ल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी हद तक फ्लफ़ी और क्रीमी सा होना शुरू हो गया है। अब क्या करेंगे, स्पैचुला के साथ आपने अच्छी तरह से बटर को सारे किनारों वगैरह से साफ़ करके, तो बाउल के अंदर इस तरह से सेंटर में इकट्ठा कर लेना है। तो जब बटर इस तरह से क्रीमी सी शक्ल में आ जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो मटीरियल हमने तैयार करके रखा था मैदे वाला, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे। तो अब दोबारा से बीटर को चलाएँगे थोड़ा-सा और अच्छी तरह से इस सारे मटीरियल को बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। जब ये बिल्कुल बटर के साथ मिक्स हो जाए, तो बस 3 से 4 सेकंड ही बीटर को हाई स्पीड पे चलाएँगे, तो ये अच्छे से मिक्स होके कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से उस मटीरियल के 2 चमचे डाल देंगे। तो बस इस तरह 2-2 3-3 चम्मच करके आपने ये मटीरियल ऐड करते जाना है और इसे बटर के साथ बीट करते जाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 बैचेज़ के अंदर मैंने थोड़ा-थोड़ा करके ये मटीरियल सारा ऐड करती जा रही थी और इसको मैं बीट करती जा रही थी बीटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा के सारा जो था मटीरियल मैंने ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह से बीटर के साथ बीट करने के बाद फाइनल हमारा देखिए बटर क्रीम बन के तैयार है। और इसे कहते हैं जी अरमाइन बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, एगलेस फ्रॉस्टिंग भी कहते हैं इसको, बगैर एग के ये बन के तैयार होती है। और देखें कितनी सिल्की और कितनी स्मूथ है। इसके अंदर बिल्कुल भी चीनी का दाना वगैरह नहीं होता, क्योंकि चीनी को हमने बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था। और बिल्कुल सुपर स्टेबल ये बटर क्रीम है। आप किसी भी रेसिपी में बटर क्रीम केक के लिए इसे इस्तेमाल करें बेफ़िक्र होकर। गर्मियों में भी ये बहुत स्टेबल रहती है। मैं अक्सर गर्मियों में इसी बटर क्रीम के साथ केक की फ्रॉस्टिंग करती हूँ और सर्दियों में भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो ये देखिए, जायका भी इसका बहुत शानदार होता है। अब इसे आप जौन-सा भी फ्लेवर देना चाहते हैं, उस फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल दें। मैं इसमें ज़्यादातर वनीला फ्लेवर का जो एसेंस है, वनीला एसेंस, वो 3 से 4 ड्रॉप्स डाल देती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वनीला का टेस्ट इसमें आ जाता है। और अगर इसमें कोई भी आप एसेंस ना डालें, तो ये ऐसे ही बहुत मज़े की लगती है। बस बटर आप इसकी अच्छी क्वालिटी का, किसी अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। मैं ज़्यादातर एडम का या फिर नूरपुर का इस्तेमाल करती हूँ, तो इन दोनों का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारी सुपर स्टेबल बटर क्रीम बन के तैयार है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको हाथ पे लगा के चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल इसकी ऐसी कंडीशन है जैसे आप फेस वाली क्रीम होती है ना, इतनी स्मूथ और इतनी सिल्की किस्म की ये बटर क्रीम बन के तैयार हुई है। ये देखिए, बिल्कुल इसके अंदर कोई भी ना कोई चीनी का दाना है, ना कोई और चीज़ है और बहुत मज़ेदार होती है ये। केक का टेस्ट भी इससे बहुत शानदार बन के तैयार होता है। और किसी भी किस्म की बटर क्रीम केक के लिए आप इसे बेफ़िक्र होके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट ये बटर क्रीम बन के तैयार होती है। तो चलिए, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इतने मटीरियल से हमारी कितनी बटर क्रीम बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने बटर क्रीम का वेट कर लिया है। तो 306 ग्राम, तकरीबन 306 ग्राम जो बटर क्रीम है हमारी, ये बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी सुपर स्टेबल है। अब इसके अंदर आप जेल फूड कलर ऐड करके इसे किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसके साथ ब्लैक कलर तैयार किया था। अब यहाँ पे बटर क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। अच्छा, कुछ बटर क्रीम मेरे पास पहले से रेडी थी, उसको भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था। और कुछ की मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इसे भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था। क्रीम यहाँ पे हमारी रेडी थी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कैरेमल क्रंच तैयार किया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मैंने प्लेन कैरेमल क्रंच तैयार किया था। तो ये देखिए, अब इसको मैं निकाल रही थी। अच्छा, मेरी ये जो कस्टमर है ना, इन्हें कैरेमल क्रंच वाला जो केक है ना, ये बहुत पसंद है। ये अक्सर मुझसे इसी फ्लेवर में केक ऑर्डर करती हैं और कहती हैं आपने कैरेमल क्रंच ढेर सारा डालना है। बहुत मेरी स्वीट कस्टमर हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने कैरेमल क्रंच स्पेशली इन्हीं के केक को बनाने के लिए ढेर सारा तैयार किया था। अब इसे मैंने कूट लिया था हावन दस्ते के साथ, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा। और अब यहाँ पे हमारा कैरेमल क्रंच भी तैयार है। आप लोग वो वीडियो वॉच कीजिएगा जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं 6 महीने के लिए। यहाँ पे मैंने ठंडा ठार दूध लिया था तकरीबन 1.5 से 2 कप के बराबर और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के कंडेंस मिल्क का डाल दिया था।
अच्छा, दूध को मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया, सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क का डाला है और इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा-सा मीठा कर लिया था। वो इसलिए कि ये कैरेमल क्रंच फ्लेवर के साथ कैरेमल सॉस डाल के केक तैयार करना है, तो इसमें मीठे को आपने बैलेंस रखना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल देंगे ना दूध के अंदर या बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क, तो फिर केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से मैंने बादाम भी लिए थे कूटे हुए, और ये देखें जी, ये वो केक था जिसे मैंने बेक होने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया था और इसे मैंने शॉपिंग बैग के साथ ना इस तरह कवर करके रखा था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही लॉक रहे और केक ऊपर से हार्ड ना हो। सुई के साथ इस तरह से मैंने इसे फ्री कर लिए थे इसके किनारे, और केक को मैंने टिन में से निकाल लिया था। ऊपर वाली लेयर को इसकी रिमूव कर देंगे और केक को मैं 3 लेयर्स में काट लूँगी। अच्छा, केक की लेयर्स को काटने का तरीका मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आपने केक की लेयर्स को इक्वल काटना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका केक बिल्कुल इक्वल फ्रॉस्ट हो, बिल्कुल बराबर रहे, तो आपने केक की लेयर्स को जो है बिल्कुल बराबर काटना है। तो वो भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे मैं आपको फिर भी एक दफ़ा गाइड करती हूँ कि आपने इस तरह से निशान बना लेने हैं 3 लेयर्स के। तो देखिए, आपने एक सर्कल बनाना है, इस तरह से ऊपर से हाथ रखना है और छुरी को चारों तरफ घुमाते हुए एक सर्कल बनाना है। फिर आपने आरी की तरह एक तरफ से छुरी को अंदर की तरफ चलाना है और अगली तरफ हाथ से सपोर्ट ज़रूर देनी है, और इस तरह से आपने छुरी को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए कितनी इक्वल लेयर कटी है और कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट स्पंज है हमारा। ज़रा केक की सॉफ्टनेस चेक करें। और अगर रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करें, क्या या आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, या आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं या नहीं। और ये देखिए, ये मैंने केक की दूसरी लेयर को भी सेम उसी तरीके से काट लिया था, और ये तीसरी लेयर। अब भी इसको साफ़ कर लेंगे, केक बोर्ड को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ी-सी क्रीम का एक रिंग बनाना है। अब रिंग बनाने से पहले आपने देखना है कि आपने केक को कहाँ पे एडजस्ट करना है। मैंने इस केक के आगे 3 कप केक एडजस्ट करने हैं, तो उस हिसाब से मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो आपने भी हमेशा देखना है केक के आगे अगर नाम वगैरह लिखना है, आपने कुछ आगे रखना है, तो आपने फिर केक को थोड़ा पीछे की तरफ हटा के तकरीबन 1 से 1.5 इंच फासला बैक साइड से होना चाहिए केक का, और फ्रंट पे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने नेम वगैरह जो लिखना है फिर वो ईज़िली उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, केक की लेयर को रख के आपने हल्का सा प्रेस करना है, और ये जो कंडेंस मिल्क डाल के मैंने ठंडा और मीठा दूध था, इसके साथ इस केक को सोक करना है। अच्छा, ओवर सोकिंग नहीं करनी है आपने, ये इतना ज़्यादा दूध डाल दें कि केक के अंदर से दूध बहना शुरू हो जाए, और बहुत कम सोकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ इसी तरह के ज़रा नरम और सोक किए हुए केक ही खाने में पसंद किए जाते हैं। तो आपने बस एक-एक चम्मच लेना है और केक को हर जगह से सोक कर लेना है कि केक की कोई भी जो जगह है ना, आपको ड्राई नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मैंने सोकिंग वाली बॉटल भी स्पेशल ऑर्डर करके मँगवाई थी, मेरे पास है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे चम्मच से डाल के ही ना दिली सुकून मिलता है। वो एक आदत पड़ गई हुई है, एक हाथ सेट हो गया हुआ है, तो बस मुझे लगता है कि जैसे ना इसी से ही सही काम होगा, तो मैं चम्मच से ही डालती हूँ। आप चाहें तो वो बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा मैंने क्रीम लगा दी है इसके ऊपर, और पैलेट नाइफ़ के साथ इस क्रीम को मैंने इस तरीके से बैलेंस कर लिया था। तो यहाँ पे देखें, क्रीम को मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरह से लेवल कर लिया था, और एक पतली सी लेयर बिल्कुल लगाई है मैंने, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं आपने लगानी। और अब क्या किया है, मैंने क्रीम का एक रिंग बनाया है, और इसके अंदर मैंने कैरेमल क्रंच जो तैयार किया था ना, उसकी फिलिंग कर दी है। अच्छा, ये बिल्कुल मुनासिब सी फिलिंग करनी होती है। मेरी इस कस्टमर को फिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये अक्सर मुझे स्पेशली मुझे कहती हैं, जी आपने कैरेमल क्रंच जो है ना वो ढेर सारा ऐड करना है। तो फिर मैं इनके केक के अंदर ना थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से कैरेमल क्रंच और बादाम। अच्छा, बादाम जो है अक्सर मैं कैरेमल क्रंच के अंदर ही ऐड कर देती होती हूँ बनाते वक़्त, लेकिन आज ना जब मैं बना रही थी ना, उस वक़्त बादाम नहीं थे, मैंने बाद में मँगवाए थे। इसलिए फिर मैंने अलग से कूट के इस तरीके से इनके ऊपर डाल दिए थे। और अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कैरेमल सॉस डाल दी थी इस तरीके से। अच्छा, बिल्कुल मुनासिब सी ऐड करनी है, और केक के मीठे को आपने बैलेंस रखना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके कस्टमर जो है वो केक खाएँ और खाते ही केक उनको बहुत मज़े का लगे, तो इसके लिए आपने इसके मीठे को ज़रूर बैलेंस रखना है। आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा भर-भर के इसके ऊपर कैरेमल डाल दें, सॉस भी, फिर दूध भी आपका बहुत ज़्यादा मीठा हो, और केक जो है ना आपका बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और हेवी फ़ील होगा, खाने में मज़े का नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये केक की मैंने लेयर रखी थी ऊपर सेकंड वाली, और क्रीम को पहले मैंने किनारे पे लगा के ना अच्छी तरह से पैलेट नाइफ़ के साथ किनारे को लॉक कर दिया था, ताकि ये हिलने ना पाए लेयर जो है। अच्छा, यहाँ से ना क्या हुआ है, जब मैंने लेयर ऊपर रखी है ना, तो मेरा ख़्याल है शायद मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी और वीडियो स्टॉप थी, मुझे नहीं पता चला। लेकिन मैंने इसके ऊपर सेकंड लेयर रख के, तो जब क्रीम लगाई तो मैंने देखा तो मोबाइल के अंदर वीडियो नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से स्पेस बनाई उसके अंदर और ये रखा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब ये दूसरी लेयर को भी देखिए, मैं दूध के साथ सोक कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने इस केक को पतीले में बेक किया हो, तो पतीले में बेकिंग के दौरान क्या होता है कि केक के किनारे अक्सर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो कि केक आपने ओवन में बेक किया हो। जैसे मैंने इसे ओवन में बेक किया है, इसके किनारे बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन अगर इसी केक को पतीले में बेक किया हो, तो किनारे थोड़े से ज़्यादा हार्ड होते हैं ओवन वाले केक से।
ये एक डिफरेंस होता है। तो उसको आपने कैसे ठीक करना है, उसको ठीक आपने इस तरह करना है कि जब आपने सोकिंग करनी है ना, तो आपने चम्मच के साथ इसके किनारे के ऊपर भी थोड़ा दूध डाल के उसे अच्छे से सोक कर देना है। जो केक आप पतीले में बेक करेंगे, उसके किनारे को आपने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सॉफ्ट करना है। मतलब ये कि आपने दूध जो है ना उसके किनारे-किनारे पे डाल के तो उसे वो उससे क्या होगा, उसका किनारा से ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक टिप थी पतीला बेकिंग वालों के लिए। यहाँ पे देखिए एक पतली सी क्रीम की मैंने लेयर लगाई है, एक रिंग बना दिया है क्रीम का साइड पे, ताकि जो हमने अंदर कैरेमल क्रंच डालना है, जो बादाम डालने हैं, जो सॉस डालनी है, वो लीक होके बाहर ना आ जाए। वरना फिर फाइनल फ्रॉस्टिंग के दौरान ये जो कैरेमल क्रंच का अगर कोई पीस बाहर आ जाएगा या कोई और चीज़ बाहर आएगी, तो वो फाइनल फ्रॉस्टिंग के दौरान ना फिर हमें तंग करेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक रिंग ज़रूर बना लेना है क्रीम का चारों तरफ, और सेंटर में आपने इस तरह से कैरेमल क्रंच डाल के, बादाम डाल के इसकी फिलिंग कर लेनी है। इसके ऊपर थोड़ी-सी आपने कैरेमल सॉस डाल के इस तरीके से आपने अपनी लेयर्स को बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कैरेमल क्रंच भी मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, इसमें बादाम भी थे, इसमें कैरेमल सॉस भी थी, इसमें मीठा दूध भी इस्तेमाल किया है, तो मैंने केक की सिर्फ़ 2 लेयर्स में ये सारा कुछ ऐड किया है और लेयर्स को थोड़ा मोटा काटा है। ताकि केक का जो मीठा है वो बैलेंस हो जाए, केक का जो टेस्ट है वो बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे केक की मैंने आखिरी लेयर जो होती है ना, जो नीचे बेस के साथ होती है टिन के अंदर, वो सबसे ऊपर लगाई है उल्टी करके। ये मैं आपको बड़ी अहम एक टिप दे रही हूँ कि इस लेयर को जब आप सबसे ऊपर इस्तेमाल करते हैं ना, तो बिल्कुल ये क्योंकि इक्वल होती है, प्लेन होती है, तो आपका केक जो है ना बड़ा लेवल और बड़ा इक्वल जो है फ्रोस्ट होता है। तो आप कोई सी भी लेयर लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं ज़्यादातर इस लेयर को ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से आपने थोड़ी-सी क्रीम लगानी है और केक को ना आपने बिल्कुल लेवल करके तो क्रम्ब कोट कर लेना है। क्रम्ब कोट करना बहुत ज़रूरी है, क्रम्ब कोट करने से ना आपके केक की बहुत नीट फ्रॉस्टिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हल्की-सी पतली-सी एक लेयर लगाई है मैंने और अच्छी तरह से केक को कवर कर लिया है। बिल्कुल नीट आपने क्रम्ब कोट करना है, गंदा-मंदा सा क्रम्ब कोट नहीं करना, वरना आपके केक की जो फाइनल कोट है ना वो भी फिर नीट नहीं होगा। तो यहाँ पे केक को मैंने क्रम्ब कोट करके तो फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए, और केक बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह साइड पे लगी हुई है उसे आपने बिल्कुल क्लीन कर लेना है, और बिल्कुल नीट क्लीन करके अब इस केक को उठा के आपने रख देना है फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए। तो अब मैं आपको बटर क्रीम के अंदर ब्लैक कलर बनाना सिखाने लगी हूँ कि आपने इसकी फाइनल कवरिंग जो करनी है ना, वो करनी है ब्लैक कलर की बटर क्रीम के साथ केक की। तो किस तरह से आपने बटर क्रीम के अंदर ब्लैक कलर तैयार करना है। ये देखिए ये बटर क्रीम थी, अच्छी तरह से मैंने सेंटर में की है और थोड़ा-सा मैंने इसे स्मूथ कर लिया है, क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी, थोड़ी-सी हार्ड हो गई थी। तो ये देखिए ये मैंने बीटर चलाया इसमें 1 से 2 मिनट, थोड़ी स्मूथ हो गई है। तो इस तरह से स्पैचुला के साथ सारी क्रीम को आपने एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था, अच्छे ब्रांड का आपने कोको पाउडर डाल देना है, जो डार्क कलर वाला यानी ब्लैक वाला कोको पाउडर होता है। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, और तकरीबन मेरे पास ये इस वक़्त 150 ग्राम क्रीम थी। वैसे मैंने अंदाज़े से निकाली थी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये 150 से 200 ग्राम के दरमियान है। तो यहाँ पे देखिए ये डार्क वाला जो कोको पाउडर था, ये मैं बेक हाउस का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। अब आपने इस कोको पाउडर के साथ ना इस क्रीम को एक दफ़ा बीट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह से कोको पाउडर को क्रीम के साथ आपने बीट करके बिल्कुल यकजान कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से बीट हो गई थी 1 से 2 मिनट के अंदर, और अब आपने दोबारा से स्पैचुला के साथ इस सारी क्रीम को अच्छी तरह से स्क्रैप करना है किनारों वगैरह से, और एक जगह पे इकट्ठा करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि आपने इसके अंदर ब्लैक कलर तैयार करना था, तो आपने डायरेक्ट इसमें ब्लैक कलर क्यों नहीं डाला? आप बटर क्रीम के अंदर जब भी ब्लैक कलर डायरेक्ट डालेंगे ना, तो वो कभी भी ब्लैक नहीं होगी, वो ग्रे कलर की क्रीम बन के तैयार होगी। आपने ब्लैक कलर बनाने के लिए पहले इसकी टोन को कोको पाउडर डाल के इस तरह की डार्क ब्राउन टोन की तरफ लेके जाना है। यहाँ पे देखिए कितनी स्टेबल है ये। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक जेल फूड कलर। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर लें, मिलेनियम का कर लें, विप ग्योर का कर लें। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा सारा मैंने कलर डाल दिया है इसके अंदर, लेकिन जेल फूड कलर डालना है। जो पतले पानी वाले कलर होते हैं ना, जो लोकल शॉप से मिलते हैं, वो नहीं आपने यूज़ करने। तो यहाँ पे देखिए अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बीटर चला देना है। तो ये देखिए अब जादू देखिएगा आप कि कैसे ये कलर जो डार्क ब्राउन कलर है, ये ब्लैक में कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए कलर जो है इसका ब्लैक की तरफ चला गया है, लेकिन अभी आपको थोड़ा-सा ये डल ब्लैक लग रहा है। तो अब मैंने क्योंकि इसके साथ केक की करनी है फाइनल कवरेज, तो क्या करूँगी मैं इसे हल्का-सा माइक्रोवेव करूँगी 1 से 2 सेकंड के लिए।
अगर माइक्रोवेव नहीं है तो गरम उबलता पानी लें एक बाउल में, उसके ऊपर रख दें 1 से 2 सेकंड के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने 2 सेकंड के बाद ही इसे निकाला है माइक्रोवेव से, तो देखिए इसका कलर जेट ब्लैक हो गया है। थोड़ा-सा ये देखिए सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है, लेकिन ये सॉफ्ट कंसिस्टेंसी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मैंने इसे ठंडे केक के ऊपर अप्लाई करना है, तो ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा माइक्रोवेव नहीं करना कि इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाए और घी अलग होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा जब ये मेल्ट हो गया ना, तो फिर इसने आपके काबू नहीं आना। इसलिए आपने बिल्कुल हल्का-सा इसको बस करना है। और यहाँ पे देखिए ये केक मैंने 1 से डेढ़ घंटे के बाद फ्रिज से निकाला है और ये अच्छा खासा ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। ये देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ ना, अब बिल्कुल भी मेरे हाथों को क्रीम लग नहीं रही, क्योंकि क्रीम जम चुकी है। ठीक है? इस तरह का जब ठंडा केक आपका हो जाए, तो बस 1 से डेढ़ घंटे के बाद मैंने इसे निकाला था, तो अब मैंने जो क्रीम को मैंने 1 से 2 सेकंड माइक्रोवेव किया है, बटर क्रीम को, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो इस ठंडे केक के ऊपर जब मैं इस क्रीम को डालूँगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली सेट होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने बिल्कुल एक हल्की-सी इसकी एक जो लेयर है ना ब्लैक कलर की, वो सेट करनी है केक के ऊपर। और पूरे के पूरे केक को ना मैंने देखिए कवर कर लिया है और इस ब्लैक बटर क्रीम को मैंने इस तरीके से लगा दिया था। अब इस केक को मैं नीट कर लूँगी। तो देखिए कितना जेट ब्लैक कलर तैयार हो गया है हमारा। अगर आपने इस क्रीम के साथ कोई फूल वगैरह बनाने हों, कोई रोज़ेट्स वगैरह बनाने हों, तो आपने क्या करना है, इसे बिल्कुल हल्का-सा आपने फिर इसे माइक्रोवेव करना है। मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा-सा ज़्यादा माइक्रोवेव किया था, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी-सी लिक्विड कंसिस्टेंसी में लेके आना था, इसे केक के ऊपर अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग करनी है इस बटर क्रीम के साथ, तो फिर आपने इसे बहुत कम माइक्रोवेव करना है। इतना ज़्यादा गरम नहीं करना कि बिल्कुल उसमें से तेल अलग हो जाए, घी निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा जब ये सॉफ्ट हो गई और इसका घी निकलना शुरू हो गया ना, फिर इसने आपके काबू नहीं आना, आप इसे चाहे जितना मर्ज़ी सेट करते रहें। इसलिए बहुत एहतियात के साथ आपने इसको माइक्रोवेव करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए केक को मैंने करके नीट, उसका बोर्ड वगैरह साफ़ करके, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, क्योंकि अब इसके ऊपर हमने फाइनल कोट करना है। जब तक फाइनल कोट करना है, केक ठंडा हो रहा है, हम इसके लिए फॉन्डेंट जो है उसे सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर की मिलेनियम की ये फॉन्डेंट थी, इसे मैंने इस तरीके से मसल के तो सॉफ्ट कर लिया था। इस तरह की सॉफ्ट और लचकदार फॉन्डेंट पहले आपने तैयार करनी है, फिर इसके अंदर आपने डालना है टाइलोस पाउडर और इसे इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है टाइलोस को फॉन्डेंट के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग उनसे हैं, उनका ये कमेंट था, जी आप इसके अंदर टाइलोस क्यों डालती हैं? तो देखें टाइलोस डालने से ना फॉन्डेंट थोड़ी हार्ड हो जाती है, स्टेबल हो जाती है और जब इसे आप क्रीम केक के ऊपर या किसी भी केक के ऊपर लगाते हैं, तो इस टॉपर के स्लिप होने का कोई डर नहीं रहता। ये अपनी शेप बहुत अच्छे से होल्ड करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आटा पकाते वक़्त रोटी के साथ खुश्क आटा लगाते हैं ना, ऐसे ही आपने हल्का-हल्का कॉर्नफ्लोर लगाना है इस फॉन्डेंट को, ताकि ये चिपके नहीं। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया था फॉन्डेंट को और ब्रश के साथ साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए ये उम्रा मुबारक की स्टैम्प है मेरे पास, ये मैंने बेक हाउस से नहीं, बेक अवे से मँगवाई थी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बेक हाउस का, बेक अवे का और उर्दू बाज़ार में जो प्रिंटिंग शॉप है, उन सब के नंबर शेयर कर दिए थे। तो अगर आपको चाहिए वो नंबर्स, तो आप जाके जो पीछे वाली वीडियो है जिसमें मैंने बेकिंग का सामान मैं कहाँ से खरीदती हूँ, उसका जो थंबनेल था, वहाँ से जाके आप वो नंबर्स ले सकते हैं और ये सामान आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, एक फ़ोन कॉल पे, कैश ऑन डिलीवरी पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्टैम्प लग रख के मैंने उसे अच्छे से प्रेस किया है, थोड़ा-सा मैंने उसके ऊपर देखें बेलन चला दिया है, तो देखें इसका कितना अच्छा-सा उम्रा मुबारक का जो स्टैम्प थी वो इसके अंदर ये देखें छप गई है, ये देख सकते हैं आप। इसके साथ ही दूसरी तरफ मैंने ये वाली स्टैम्प लगा के तो इसको भी इस तरीके से सेट कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे कपकेक्स के लिए भी ये टॉपर तैयार करने थे और केक के लिए भी। अच्छा देखें, जब मैं आपको सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर बताती हूँ, तो यकीन करें वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना कि मैं खुद थक जाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये केक मोल्ड है जिसके अंदर मैंने केक को बेक किया था। इसके सेंटर में मैंने स्टैम्प रख के ये अंदाज़ा लगा लिया है कि मैंने इसे किस राउंड कटर से काटना है। तो अगर मेरा केक मोल्ड बड़ा होता, तो फिर मैंने बड़े वाला ये राउंड यूज़ करना था। आपने हमेशा अपने केक मोल्ड के ऊपर रख के इसके आपने पहले एक अंदाज़ा लगा के फिर आप लोगों ने ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनकी कटिंग करनी है। अभी देखें ये कपकेक के लिए मैं काट रही हूँ, तो मैंने छोटे वाले कटर से काटा है। जो मैंने केक के सेंटर में लगाना है, तो वो मैंने बड़े वाले कटर से काटा है। ठीक है? ये छोटी-छोटी जो टिप्स हैं ना, इन्हें आप नोट किया करें और इन्हें ख़ास तौर पे आप देखा करें कि किस तरीके से आपने अपने केक के ऊपर इन चीज़ों की सेटिंग करनी है, तो उसी साइज़ के मुताबिक आपने इनकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर मैंने एक प्लेट में लगाया था और इसके ऊपर मैं इन टॉपर्स को रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ और हार्ड हो जाएँ, क्योंकि इसमें हमने टाइलोस डाला हुआ है। तो जैसे ही इनको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, तो आजकल के मौसम में तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं। नमी के मौसम में थोड़ा-सा इनको ड्राई करने में मसला होता है। तो नमी के मौसम के लिए आप लोग गम पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। उसकी भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। तो आप बहुत आसानी के साथ घर पे भी ये फॉन्डेंट तैयार कर सकते हैं गम पेस्ट की शक्ल में और इन टॉपर्स को तैयार कर सकते हैं, जो कि बड़ी जल्दी-जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये 2 स्टैम्प्स और थी, इनको भी मैंने इस तरह से कर लिया था। एक राइटिंग वाली स्टैम्प है और एक दूसरी थी। क्योंकि ये कपकेक्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने छोटे वाला कटर यूज़ किया है और इनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई है कि कैसे आपने स्टैम्प्स को फॉन्डेंट के ऊपर अप्लाई करना है और फिर आपने इनको इस तरह से इन कुकी कटर की मदद से काट लेना है।
तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये सारे के सारे टॉपर्स जो है ना, मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए थे। अच्छा, जब केक के ऊपर हम लगे हैं फाइनल कोट करने, तो ये देखिए थोड़ी-सी जो ब्लैक वाली बटर क्रीम है ना, इसको मैंने 1 से 2 सेकंड किया है माइक्रोवेव। और तब तक मैं केक को फ्रिज से निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा वो सेट हो चुका है। तो ये देखिए, केक जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखिए ये हार्ड हो गया है। ये मैं हाथ लगा रही हूँ तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बटर क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इसे मैंने 1 से 2 सेकंड किया है माइक्रोवेव और ये थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ठंडे ठार केक के ऊपर डालना है, तो जैसे ही मैं इसे ठंडे केक के ऊपर डालूँगी तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी और ये फाइनल कोट मैंने करना है इसके ऊपर। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने जैसे थोड़ा-सा 1 से 2 सेकंड करके माइक्रोवेव तो केक के ऊपर डाल दिया था और बस इसे आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्रीम को मैंने ऊपर से किया है पैलेट नाइफ़ के साथ और साइड से मैं इसे किनारे से जो स्मूथ कर रही हूँ फ्लेक्सी स्मूदर के साथ। तो बड़ी अच्छी-सी केक हमारी क्रीम जो है केक के ऊपर सेट हो जाएगी। लेकिन आपने क्रीम को बहुत ज़्यादा लिक्विड फ़ॉर्म में नहीं लेके आना कि इसका सारा तेल निकल जाए और घी अलग होना शुरू हो जाए, वो फिर ख़राब हो जाएगी। आपने बस इसे हल्का-सा माइक्रोवेव करना है, थोड़ी-सी देखिए इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी आए, तो केक के ऊपर डाल के इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। ठंडा-ठार जब केक होता है, उसके ऊपर जैसे ही ये क्रीम जाती है, फ़ौरन से सेट होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, हमारा फाइनल कोट हो गया था। क्रीम जो है उसे मैंने नीट कर लिया था। केक बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे केक बोर्ड को देखिए मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और केक हमारा मुकम्मल तौर पे देखिए जेट ब्लैक कलर में बन चुका था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इस केक को उठा के मैं फ्रिज में रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए स्किन कलर की ना मुझे क्रीम तैयार करनी थी। तो ये मैंने बटर क्रीम ली है और इसके अंदर देखिए मैंने ब्राउन कलर का जेल फूड कलर डाला है। तो इसका शेड देखिए ये वाला बन गया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुझे ना ऑफ व्हाइट स्किन टाइप सा शेड चाहिए था, ब्राइट सा, लेकिन ये देखिए ये इस टाइप का शेड बना था। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं 1 से 2 ड्रॉप्स डाल दूँगी येलो फूड कलर के। ये मिलेनियम का येलो फूड कलर था, बस मैंने मेरा ख़्याल है 1 ड्रॉप ही डाला था और ये देखिए इसे मिक्स कर लिया था। तो ये बड़ा अच्छा-सा ब्राइट सा स्किन और ऑफ व्हाइट टाइप जो शेड होता है ना, जो मुझे चाहिए था एग्ज़ैक्ट वो वाला बन गया था। तो अब यहाँ पे मैंने कपकेक भी बेक करके रखे हुए थे, इनको मैंने कवर कर दिया था। कपकेक बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, वनीला कपकेक्स की। तो ये देखिए ये मैंने सेम उसी रेसिपी से तैयार किए हैं और इस तरह से ना आपने इनके अंदर एक होल बना लेना है। तो ये देखिए नोज़ल आपने इस तरह से लगा के टर्न करनी है, तो ये अंदर जो होल बना है इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी सॉस, जो होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस है, इसकी भी रेसिपी मैंने पिछले दिनों आपके साथ शेयर की है। बहुत मज़े की बनती है और बहुत टेस्टी लगती हैं ये कपकेक्स। इसके अंदर ये होममेड स्ट्रॉबेरी सॉस आपने फिल करनी है। ऊपर दोबारा से जो पीस इसका हमने अंदर से निकाला है केक के अंदर से, ये फिट कर देना है और इस तरीके से ना सारे कपकेक्स के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी की फिलिंग कर ली थी। आप चाहें इसके अंदर कैरेमल की फिलिंग कर सकते हैं, पाइनएप्पल सॉस की फिलिंग कर सकते हैं, किसी भी सॉस की आप फिलिंग कर सकते हैं। इन कपकेक्स के अंदर बहुत मज़े के बन जाते हैं ये। अब इसके ऊपर हमने ये देखिए ये जो ब्लैक कलर की हमने फॉन्डेंट की स्टैम्प्स के ऊपर तैयारी की थी, इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हल्का-सा ऑयल वाला ब्रश लेना है। आपने उसके साथ इन सारी स्टैम्प्स को ऑयल वाला ब्रश कर लेना है। क्योंकि ये ब्लैक कलर की स्टैम्प्स है, ऊपर व्हाइट-व्हाइट सा जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्नफ्लोर है। तो आप जब हल्का-सा ऑयल वाला ब्रश इस तरह से इसके ऊपर फेर देंगे ना, तो ये बड़ी चमकदार सी हो जाएँगी, सारा कॉर्नफ्लोर वगैरह इसके ऊपर से क्लीन हो जाएगा और ये बड़ी नीट हो जाएँगी। ठीक है? इस तरीके से आपने इसे पहले ही कर लेना है क्योंकि बाद में इसके ऊपर हमने गोल्डन डस्ट करनी है। तो ये देखिए कितनी शाइनिंग किस्म की ये गोल्डन हमारी जो स्टैम्प्स है ये रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बेक हाउस के लिया है गोल्डन डस्ट। इसे कैसे तैयार करना है, आपने थोड़ा-सा डालना है इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर। इसे इस तरह से डाल लें और थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल सिर्फ़ 5 से 6 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये हमारी गोल्डन डस्ट रेडी हो गई है। ठीक है? गोल्डन ग्लिटर, गोल्डन डस्ट इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ कीजिएगा, बेक हाउस की, बेकअवे की या मिलेनियम की या शेफियलिटी से आप लेके यूज़ करें। ये अच्छे ब्रांड्स की हैं और यही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। एक लोकल वाली होती हैं, सस्ते वाली, वो आपने यूज़ नहीं करनी। आपने हमेशा ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यूज़ करनी है बेकिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मैंने बिल्कुल बारीक वाला ब्रश लिया है और इसके साथ इस तरह थोड़ा-थोड़ा लगाते हुए गोल्डन डस्ट को मैं इसके ऊपर उम्रा मुबारक जो स्टैम्प लगाई थी, इस तरह से मैं इसको भी गोल्डन ग्लिटर कर लूँगी और बाकी भी जो टॉपर्स मैं तैयार कर रही हूँ वो आप देखते जाएँ। तो व्यूअर्स ये काम आपको रातों-रात नहीं आएगा, ये काम आपको आएगा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और सबसे बढ़ के प्रैक्टिस के साथ।
आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इस काम की। अब जैसे मैंने ये उम्रा मुबारक लिखा है, ये इतना नीट कैसे लिखा जाएगा जब आप इसे 5 से 6 बार लिखेंगे। अब घर पे अपना कोई केक तैयार करें, कोई रिलेटिव आते हैं उम्रा करके, उनको उम्रे की मुबारकबाद देने जाएँ, उसके लिए ये स्टैम्प मँगवाएँ, इसके ऊपर आप राइटिंग करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और एक वक़्त आएगा कि आप बड़ी आसानी के साथ इसको लिख लेंगे बहुत नीट तरीके से। वरना अगर आप पहली बार लिखेंगे या आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये इतना नीट नहीं लिखा जाएगा। मैं तो अक्सर उम्रा मुबारक की केक के लिए ये स्टैम्प यूज़ करती हूँ और अब मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर बड़े ईज़िली गोल्डन ग्लिटर के साथ राइटिंग कर ली है। लेकिन जब स्टार्ट में इसे यूज़ किया था ना तो बहुत मुश्किल हुई थी। ये गोल्डन ग्लिटर ज़रा-सा भी इधर-उधर लग जाए ना और लफ्ज़ों की शेप ख़राब हो जाती है और गंदे-मंदे से टॉपर बन के तैयार होते हैं। फिर वो देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि इन टॉपर्स को ही तो अगर इनकी लुक अच्छी आएगी, यही तो कपकेक्स के ऊपर, केक के ऊपर प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो इसी तरह की नीट किस्म की गोल्डन ग्लिटर के साथ आप इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे ना, तो फिर ही ये बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, देखने में भी खुशनुमा लगते हैं और केक की खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा करते हैं। अगर इनके अंदर नीटनेस ना आए, आपका ग्लिटर कभी आधा उधर लगा है, आधा उधर लगा है, टेढ़े-मेढ़े से टॉपर हैं, ऊपर राइटिंग गंदी-मंदी सी है, तो यकीन करें केक के अंदर कोई खूबसूरती नहीं आएगी। देखने में ये टॉपर भी बदनमा सा लगेगा और केक जो है वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? इस तरीके से देखिए ये एक मस्जिद वाला टॉपर था, एक के ऊपर 2 के ऊपर मैंने उम्रा मुबारक लिखा है, एक के ऊपर ये देखें ये बिल्कुल बारीक-बारीक सी ना इंग्लिश में राइटिंग थी, मे ऑल योर प्रेयर्स बी एक्सेप्टेड। तो देखिए इसको भी मैं गोल्डन ग्लिटर के साथ बिल्कुल बारीक वाले ब्रश के साथ इसके ऊपर राइटिंग कर रही हूँ। देखिए कितने नीट तरीके से मैंने ये सारी स्टैम्प्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं। लेकिन इनके ऊपर ब्लैक वाले के ऊपर स्पेशली जब आपने इन स्टैम्प्स को रेडी करना है तो आपने हल्का-सा ऑयल वाला ब्रश पहले बिल्कुल हल्का-सा आपने इसके ऊपर फेर लेना है। देखिए इससे फिर कितनी शाइनी किस्म की ये स्टैम्प्स बन के तैयार हो जाती हैं। तो जनाब इन वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितनी मेहनत मुझे केक बनाने के लिए करनी पड़ती है ना, उससे ज़्यादा मेहनत का काम इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना, इनको वॉइस ओवर करना, इनको एडिट करना, एक क्लिप को दूसरे से जोड़ना, यकीन करें कि मत मारी जाती है इनको बनाते-बनाते। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को काइंडली लाइक किया करें, शेयर किया करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई किया करें ताकि इस काम को मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रख सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बातों-बातों में मैंने इन सब के ऊपर गोल्डन ग्लिटर कर लिया और माशाल्लाह से देखिए कितने नीट और कितने खूबसूरत ये टॉपर्स बन के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह बोलिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अब केक के ऊपर आ गया है फाइनल इसकी डेकोरेशन का काम करने का टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, केक का सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया था जहाँ पे कपकेक वगैरह रखने थे। इसके ऊपर रख देंगे इस केक टॉपर को और साइड पे इसे ब्लैक बटर क्रीम के साथ और जो इसके साथ मैंने दूसरे कलर की बटर क्रीम तैयार की थी उसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अच्छा अब आप देखते जाएँ मैं कैसे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। 1 एम नोज़ल यूज़ की है मैंने, 2D यूज़ की है। तो अब इसी तरीके से जो कपकेक्स हैं ना उनके ऊपर भी मुझे डिज़ाइनिंग करना है। और यहाँ पे ना आज जब मैं केक बना रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे तो गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स ही ख़त्म हो चुके थे। मैं बड़ी परेशान हुई पहले तो कि जनाब अब मेरे पास स्प्रिंकल्स नहीं है गोल्डन कलर के, जबकि कस्टमर का कहना था कि गोल्डन कलर के स्प्रिंकल्स ही यूज़ करने हैं। तो फिर उसके लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कपकेक्स जो थे इनके ऊपर भी सेम इसी तरह से मैं सारी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो कपकेक के इस बॉक्स को देख के मुझे याद आया कि मुझे कंवल राना ने पूछा था पिछली वीडियो में कि काइंडली मेंशन दी नंबर ऑफ द शॉप जहाँ से आप ये डब्बे खरीदती हैं। तो कंवल राना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बेक अवे के, बेक हाउस के और अनारकली में जो उर्दू बाज़ार में शॉप है इसकी पैकिंग मटेरियल की, वो मैंने सारे नंबर शेयर कर दिए हैं। आप जाके मेरी पिछली वीडियो वॉच करें जहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं बेकिंग का सामान कहाँ से खरीदती हूँ। वहाँ मैंने सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिटेल के साथ शेयर किए हैं। उस वीडियो से आपको सारे नंबर मिल जाएंगे कि उर्दू बाज़ार में जिस दुकान से मैं ये कपकेक्स के बॉक्स खरीदती थी पहले कभी, उनका भी मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। उसके अलावा बेक अवे का, बेक हाउस का, जहाँ-जहाँ से आप बेकिंग मटेरियल खरीद सकते हैं बड़ी डिटेल के साथ मैंने गाइड किया है। अब जाके वो वीडियो वॉच कर लें। अच्छा जी, शाहिदा काशिफ़ ने कहा बहुत अच्छा सिखाती हैं आप। बहुत शुक्रिया शाहिदा आपका। हैदर अली हैं, उन के नाम से आईडी है, ये भी मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, अक्सर मैसेजेस करती हैं और इन्होंने लिखा जी मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा परीज़ाद हैं, इन्होंने कहा जनाब के गुड वर्क, थैंक यू सो मच। और सादिया ने कहा माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है आपका। बहुत शुक्रिया शाहिदा आपकी मेरा हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। उसके अलावा अब्दुल्ला अहमद, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, इनकी आईडी है। उन्होंने कहा मेरे पिज़्ज़े पे कलर नहीं आता और आप ना मुझे पैन साइज़ भी बताया करें जब रेसिपी बताती हैं तो। तो व्यूअर्स मैं हर रेसिपी के स्टार्ट में आपको पैन साइज़ बताती हूँ कि मैंने किस पैन के साइज़ में कौन-सा केक बेक किया है। और अब्दुल्ला अहमद की आईडी से जो पूछा है कि पिज़्ज़े पे कलर नहीं आता, तो देखिए पतीले के अंदर पिज़्ज़े पे कलर जो नहीं ना आता, उसका ये तरीका है कि आपने उसके किनारे के ऊपर ना एग वॉश करना है। अंडे की जर्दी में थोड़ा-सा येलो फूड कलर मिक्स करके आप लगा दें, तो बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा पतीले में। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैं आपको केक का फाइनल वेट दिखा रही हूँ। देखिए
पूरा-पूरा 3 पाउंड केक का वेट है, जो ऊपर वाला वेट है वो केक बोर्ड का है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा बेहतरीन किस्म का केक 3 कप केक्स के साथ और ये 6 कप केक। ये सारा एक ही ऑर्डर था, एक ही कस्टमर का था, 9 कप केक्स थे और 1 केक था इनका 3 पाउंड का। तो उन्होंने कहा था इस तरीके से आपने 6 कप केक अलग से पैक करने हैं, 3 को आपने केक पे सेट करना है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत माशाल्लाह से ये लग रहे थे। अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे पास सिल्वर कलर के जो पर्ल्स थे ना, इनको मैंने थोड़ा-सा गोल्डन डस्ट वाला पाउडर डाला था इस तरह कैप के अंदर और इनको मैं इस तरह लगा के देखिए हिलाती जा रही हूँ तो ये गोल्डन हो गए थे। इस तरीके से मैंने इनको लगा दिया था सिल्वर वाले पर्ल्स को गोल्डन कलर का डस्ट लगा के इनको डाई करके तो लगा दिया था केक के ऊपर। तो ये छोटे-छोटे जुगाड़ आपको आने चाहिए जब आप ऑर्डर वर्क करते हैं तो किसी भी वक़्त कोई भी चीज़ अगर आपकी शॉर्ट हो जाए तो आपके पास उसका अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है? अगर ये भी ना होते तो फिर मैंने क्या करना था छोटे-छोटे मैंने येलो कलर के फॉन्डेंट के बॉल जो हैं वो खुद हाथ से बनाने थे मोती और उनको मैंने गोल्डन डस्ट के साथ गोल्डन कलर में डाई कर लेना था। तो ये थी जी हमारी फाइनल केक की लुक और हसीन तरीन बटर क्रीम केक विद कप केक्स बन के तैयार था और 8,300 रुपये मैंने इस केक के चार्ज किए थे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो में आपके साथ क्लियर करने की कोशिश की है। मुझे आप लोगों के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।